नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। यहां के हम सिकंदर, लेकिन कहां का कौन सिकंदर, ये आज तस्वीर साफ हो जाएगी। गुजरात विधानसभा के चुनावों के रिजल्ट सामने आज आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक शानदार जीत बनाती नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। चुनाव में इतिहास रचा गया है। मैनपुरी में डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत तय है। 2,86,000 वोटों से आगे चल रही है डिंपल यादव। इस वक्त की बड़ी खबर, जसवंत नगर विधानसभा से 1.06 लाख वोटों से आगे आजम के गढ़ में बीजेपी की शानदार एंट्री होती नजर आ रही है। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना आगे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। 33,702 वोटों से आकाश सक्सेना आगे चल रहे हैं। वहीं खतौली में रालोद उम्मीदवार मदन भैया ने जीत दर्ज कराई है। 22,165 वोटों से मदन भैया ने जीत दर्ज करी है। तो यूपी उपचुनाव में इतिहास रचा गया है। ये बड़ी खबर है। मैनपुरी में डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत तय मानी जा रही है। 2,86,000 वोटों से आगे चल रही है डिंपल यादव। और इस बीच सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे, जहां से हमारी सहयोगी बबीता रयाल क्या कुछ अपडेट है उपचुनाव को लेकर के, ज्यादा जानकारी देंगी। बिल्कुल, एक के बाद एक योगेश, एक के बाद एक इतिहास आज रचता जा रहा है। उपचुनाव और चुनाव दोनों पर इंडिया वॉइस लगातार अपडेशन देता जा रहा है। तो इसी बीच जो है आज के दिन पार्टियां लगातार इतिहास रचती जा रही है, जहां पर गुजरात में एक तरफ बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक नया इतिहास रचा है। वहीं दूसरी तरफ देख लिया जाए मैनपुरी की, अगर बात की जाए मैनपुरी उपचुनाव की बात की जाए, तो वहां पर डिंपल यादव ने एक नया इतिहास रच दिया है, कई रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं पर अगर रामपुर की बात कर ली जाए, रामपुर में जो है आकाश सक्सेना आगे चल रहे हैं, तो आसिम रजा वहां पर खफा होकर निकल गए हैं। तो वहीं अगर खतौली की बात कर ली जाए तो वहां पर गठबंधन की जीत बताई जा रही है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। राहुल जी हमारे साथ है। राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन जीता है रामपुर में, इस पर क्या कुछ कहेंगे? बबीता, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के इतिहास में डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लगभग जीत दर्ज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगभग जीत फाइनल है। 2,86,000 इतना बड़ा फासला है कि जिसे पाट पाना जितने राउंड बाकी बचे हैं उसमें संभव नहीं है। और आज से पहले किसी भी उम्मीदवार को इतने बम्पर वोट नहीं मिले हैं किसी भी लोकसभा चुनाव में। और जीत का अंतर जो है वही अपने आप में सारी कहानी कह रहा है कि किस तरह से यहाँ पर मुलायम सिंह के प्रति वोटरों की आस्था वोटों के रूप में उनकी पुत्रवधू को मिली है। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला सवाल ये है कि जसवंत नगर विधानसभा, जो शिवपाल यादव का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से 1,06,000 वोटों के अंतर से बढ़त डिंपल यादव को मिली है। और आपने 2 तस्वीरें भी स्क्रीन पर देखी थी कि एक तस्वीर में जहाँ शिवपाल यादव की मौजूदगी में अखिलेश यादव खुद ऐलान कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय हो गया है। उसके साथ साथ दूसरी तस्वीर हमने दिखाई। बीच में राहुल जी आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, खतौली से मदन भैया चुनाव जीत गए हैं। बड़ी खबर खतौली से आपको बता रहे, 22,000 वोटों से जीत हासिल की है उन्होंने। तो एक बड़ा इतिहास गठबंधन को लेकर भी देख लिया जाए, गठबंधन को लेकर एक बड़ा इतिहास खतौली में रच दिया गया है, जहां पर बीजेपी कई बड़े दावे करी थी, तो वहीं पर मदन भैया ने जीत हासिल कर लिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 22,165 वोट से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार मदन भैया को विजेता घोषित किया गया है। मदन भैया का जीतना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि जो बीता चुनाव जो 2022 का हुआ था विधानसभा का, उसमें राष्ट्रीय लोकदल ने मदन भैया को ही गाजियाबाद की लोकसभा वो लोनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया था। कुछ अंतर से मदन भैया चुनाव हार गए थे। बावजूद उसके राष्ट्रीय लोकदल ने उन पर विश्वास जताया और उन्हें खतौली विधानसभा में उतारा। और यहाँ मदन भैया की जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि ये जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, यहाँ से विजेंद्र सैनी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और वर्तमान योगी सरकार में आबकारी मंत्री भी वो रहे थे। एक दिलचस्प और बड़ी खबर आपको इसी बीच में बता रहे, सपा में हुआ प्रगति समाजवादी पार्टी का विलय। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय हो गया। शिवराज सिंह यादव ने एक ट्वीट भी किया है। तो सपा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय हो चुका है। तो शिवपाल सिंह यादव ने बायो बदलकर समाजवादी पार्टी कर दिया है। तो सपा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का
विलय हो गया है, तो समाजवादी पार्टी नेता लिख दिया गया है, तो एक बड़ा विलय हुआ है। तो चुनावों में अक्सर ये देखा गया मनमुटाव तो देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो कहानी कुछ और ही बयां करके दिल से दिल मिलते हुए नजर आए हैं। बबीता, मैं तो ये कहूँगा कि नेताजी के जाने के बाद शायद उनके कुनबे में जो एक बहुत बड़ी दरार आ गई थी, इस उपचुनाव ने उस दरार को ख़त्म कर दिया है। और जैसा मैंने अभी बताया कि जो डिम्पल यादव रिकॉर्ड तोड़ मतों से आगे चल रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका खुद शिवपाल यादव के विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर की रही है। 1,06,000 का अंतर सिर्फ एक विधानसभा से होना, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। साथ ही अब जो ये परिवार का मिलन जो हुआ है, पार्टियों का विलय जो हुआ है, ये जो यूपी की सियासत है उसमें बहुत बड़ा एक बदलाव लाने वाला है। अभी तक की स्थिति ये थी कि बीजेपी के सामने विपक्षी पार्टी कोई भी ऐसी नहीं थी जो बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सके। समाजवादी पार्टी हालांकि स्थिति में थी, लेकिन परिवार के बिखरने के बाद समाजवादी पार्टी में भी बिखराव हुआ, समाजवादी पार्टी भी कमज़ोर हुई। लेकिन शिवपाल के वापस आने के बाद सूत्रों से ये भी जानकारी हमें मिल रही है कि शिवपाल यादव को निकट भविष्य में ही नेता विपक्ष समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषित किया जा सकता है। यानी जिसके लिए महाभारत था उसी के लिए वाली है शिवपाल सिंह यादव नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ शिवपाल इसी बीच में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 दिसंबर को गुजरात में शपथ ग्रहण होने वाला है। तो 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण होने वाला है गुजरात में। तो शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, अमित शाह भी शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर आपको गुजरात से जुड़ी भी बता रहे हैं, 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण होने वाला है। तो पीएम नरेंद्र मोदी भी रहेंगे, तो वहीं पर अमित शाह भी इसमें रहेंगे। तो बड़ा सवाल क्योंकि गुजरात को लेकर है, तो गुजरात को लेकर अक्सर ही ये कहा जाता है कि गुजरात हमेशा से ही गढ़ रहा है बीजेपी का, और लगातार इसी को लेकर बातचीत करते आए थे। लेकिन अब कहा जा रहा है शपथ ग्रहण भी होने वाला है। बिल्कुल बबीता, लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ है, और ये जीत अपने आप में बड़ी जीत है बीजेपी के लिए, क्योंकि 182 सीटों में बीजेपी को लगभग 150 से ऊपर सीटें मिल रही हैं, और कांग्रेस जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उससे भी कम अंतर से लगभग उससे भी कम सीटें आ रही हैं। तो बीजेपी एक बड़ी खबर और बता रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर, एक बड़ी खबर और, हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को जीत की बधाई दी है। तो जनता के फैसले का सम्मान होना चाहिए, जयराम ठाकुर ने कहा है। जयराम ठाकुर ने, इससे पहले ये भी बता दें, जयराम ठाकुर ने इस्तीफा सौंपने की बात भी कही है, और कुछ ही देर में वो राज्यपाल को इस्तीफा भी सौंप देंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और जयराम ठाकुर ने जो सिराज सीट से जीते थे, अच्छे खासे वोटों से जीते थे, लगातार जीत हासिल करते आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है इस्तीफा दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जयराम ठाकुर ने इसी बीच में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत के लिए उन्हें बधाई भी दी है, अभिनंदन किया है, और साथ ही साथ कहा हिमाचल में 39 सीटों पर जीत हासिल किया है, 26 सीटों पर आगे है बीजेपी के उम्मीदवार। तो दिनकर, आपसे आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जयराम ठाकुर जो है सिराज सीट से जीतते आए थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि इस्तीफा भी सौंपने वाले हैं। क्या कारण हो सकता है? देखिए, जैसा कि हिमाचल चुनाव का रिजल्ट अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस रुझानों में बहुमत पा चुकी है, और जयराम ठाकुर एक बयान जारी कर रहे हैं कि हम इस्तीफा देंगे, राज्यपाल से मिलेंगे। ये एक नॉर्मल सी काम है, जब भी किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार, ये जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्यपाल के पास जाते हैं, अपना इस्तीफा सौंपते हैं, और दूसरी पार्टी को ये सत्ता पे आने का मौका देते हैं। बस ऐसा ही जयराम ठाकुर ने कहा है। और दूसरी चीज़, हिमाचल बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वहाँ से बीजेपी के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, खुद वहाँ से अनुराग ठाकुर दोनों आते हैं। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी में ने कितने वहाँ प्रचार प्रसार किए, कितने फायर ब्रांड नेता को स्टार प्रचारक के तौर पे, उसके बाद भी ये हार दर्शाती है कि वहाँ की जनता कहीं ना कहीं नाराज थी। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली है, जो अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो महज 0.9 का अंतर है। 43.9% कांग्रेस को वोट मिली है, तो वहीं 43 मिली है बीजेपी को वोट। मतलब आप सोच सकते हैं कि 0.9 में सीटों का फासला कहाँ जा रहा है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने अच्छा वहाँ किया है। आम आदमी पार्टी जो लगातार दावे कर रही थी कि हम गुजरात में बहुत अच्छा करेंगे, हम हिमाचल में करेंगे, बेशक गुजरात में उन्हें 12% वोट मिला है, लेकिन वो हिमाचल नहीं कर पाए। और कहीं नहीं, केजरीवाल ने भी मई महीने के बाद हिमाचल में एक रैली तक नहीं की थी। केजरीवाल को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि हम हिमाचल हम नहीं जीत सकते हैं, और हिमाचल में हम प्रचार प्रसार कम करेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा है, हिमाचल में प्रचार प्रसार कम करेंगे। राहुल जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से जयराम ठाकुर ने सिराज सीट से जीत गए, उसके बावजूद भी इस्तीफा सौंप दिया है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? बड़ा कारण बबीता, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसी बीच में
राहुल जी आपके पास आऊंगी, इसी पर चर्चा करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, गुजरात से भावनगर से बीजेपी के सेजलबेन जीते हैं, तो भुज से बीजेपी के केशुभाई जीत चुके हैं। तो भुज से अगर बात कर ली जाए, केशुभाई जीते हैं, तो 84 से बीजेपी के संदीप ने जीत हासिल की है। तो वहीं दरियापुर से बीजेपी के कौशिक भाई जीते हैं। तो लगातार देवदर से बीजेपी के कोशाजी ने जीत हासिल कर ली है। तो वहीं धर्मपुर की अगर बात की जाए तो धर्मपुर से बीजेपी से अरविंद जीत चुके हैं। तो वहीं गुजरात में भावनगर से बीजेपी से शैलेश बेन जीते हैं। तो लगातार गुजरात का ये जो हम देख रहे हैं, सीटों पे सीटें जीतती जा रही है, एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 157 सीटें, 182 सीटों में से 157 सीटें जीतना और कांग्रेस का महज 16 पर आ जाना, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक कागज़ पर लिखित तौर पर यह दावा किया था कि आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात में सत्ता पर काबिज होने जा रही है, और जब उन्होंने लिखकर दावा किया है वो जीते हैं। तो कहीं ना सिर्फ कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात के चुनाव ने किया है, वहीं आम आदमी पार्टी की जो बड़बोले सीएम है उनको भी उनके सामने भी सवाल खड़ा किया है। साथ ही गुजरात में मोदी मैजिक आज भी बरकरार है, और बरकरार नहीं है बल्कि पहले से और ज्यादा है। तो हम देख भी रहे हैं मोदी मैजिक किस तरह से बरकरार था, वो एक रिकॉर्ड तोड़ के उन्होंने दिखा भी दिया है। क्योंकि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां भी करते आए थे और लगातार जीत का दावा बीजेपी की ओर से किया गया था, तो वो दावा कहीं ना कहीं सच साबित भी हो चुका है, एक रिकॉर्ड भी टूट चुका है। और वहीं पर अगर हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो वहां पर बीजेपी को हालांकि हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन मंथन भी होगा, चर्चा भी की जाएगी। योगेश, बिल्कुल, जिस तरीके से बबीता हमारी सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों से अपडेट दे रही थी कि किस तरीके से किस सीट पर कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है और किसको जीत मिलती नजर आ रही, किसको बढ़त बनी हुई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। मनोज पंडित जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है विनय सिंह जी। अमिताभ कुमार जी है, माफ कीजिएगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमिताभ जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय सिंह जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, चाचा और भतीजे एक हो गए, फिर से घर वापसी हो गई चाचा की, और सोशल मीडिया से लेकर के वर्चुअल तक सब अब बिल्कुल समाजवादी नेता के तौर पर शिवपाल सिंह यादव अपनी भूमिका अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी, कभी अलग कभी थे ही नहीं, पहली बात। क्योंकि देखिए, उनकी पार्टी से उन्होंने बनाया था, अब पार्टी दोनों एक हो गई है। बाकी शिवपाल जी कभी समाजवादियों के दिल से अलग नहीं थे। ये कहना गलत है कि माननीय शिवपाल जी समाजवादियों के दिल में हमेशा रहते थे, पार्टी भले अलग रही हो। चलिए, पार्टी अलग रही, लेकिन बीच में जो खटास देखने को मिली है वो जग जाहिर है, दरअसल किसी से छुपाया नहीं जा सकता है। लेकिन अब ये आप मानते हैं कि चाचा की वापसी के बाद अब जो है मजबूती मिलेगी, आपके पास आएंगे। लेकिन उससे पहले दरअसल आपको बता दें कि शिवपाल यादव दोबारा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। एक बार फिर चाचा भतीजे में सुलह भी हो गई है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में शिवपाल यादव की मौजूदगी में अखिलेश यादव चाचा की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का ऐलान करते हैं, और दूसरी तस्वीर में चाचा को साइकिल चुनाव चिन्ह वाला पार्टी का झंडा सौंपते नजर आ रहे हैं, जो खुद शिवपाल सिंह के बेटे उनकी गाड़ी पर भी लगाते हैं। तो ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, और दोनों तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से खुशी का माहौल है, और दोनों तस्वीरों में ये झंडा निकालते हुए उनके बेटे और दूसरा झंडा समाजवादी पार्टी का लगाते हुए। विनय सिंह जी, अब समाजवादी पार्टी अपने आप को बेहद मजबूत समझ रही है, अब बीजेपी के सामने स्टैंड करने में और आसानी हो पाएगी सपा को? बिल्कुल, चाचा के आ जाने से जाहिर सी बात है कि मजबूती आएगी, और एक साथ लड़ने से मजबूती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समाजवादी पार्टी में विलय होने के बाद समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी, और चाचा का ताकत जो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, उससे समाजवादियों का हौसला भी और मजबूत होगा, और भारतीय जनता पार्टी को हराने में, भारतीय जनता पार्टी के छल कपट से लड़ने में कहीं न कहीं और मजबूती आएगी। क्योंकि आपने देखा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर के चुनाव को
आप तो पत्रकार है, आपको पता ही है कि 19वें राउंड तक भारतीय जनता पार्टी 6000 वोट से पीछे थी। उसके बाद 20वें राउंड में अपडेट देना बंद कर दिया गया। 1-1.5 घंटे के गैप में एक बैग भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना लेती है। तो वह सब पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है और किस तरीके से लोगों को वोट डालने के लिए रोका गया, किस तरीके से मारा गया, पीटा गया, जो हरकतें इन्होंने किया है वो जग जाहिर है। ये लोकतंत्र में के इतिहास में काला धब्बा है। ये जीत नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, ये लोकतंत्र के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक काला धब्बा है। और नहीं, लेकिन अगर यही करना, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, एक सवाल उठता है, सुन लीजिए, एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर रामपुर पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, तो बीजेपी ये मैनपुरी में भी कर सकती थी, वहां पर क्यों नहीं की? देखिए, सत्ता और समझ, प्रशासन, नतमस्तक आयोग भी उनके साथ था, सत्ता नतमस्तक आयोग भी उनके साथ, सब कुछ उनके साथ। हम कहां से गुंडाई कर लेंगे? इन्होंने जो है जिस तरीके से मैनपुरी में भी गुंडाई करने का प्रयास किया, लेकिन मैं आपसे कई बार डिबेट में बार बार कहता था कि जनता जब सत्ता पर आएगी तो इस आताताई सरकार का अंत अवश्य होगा। खतौली में जनता आई, निकल करके आई, वोट डाली, लेकिन रामपुर में जिस तरीके से टारगेट किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय आजम खान जी को, जिस तरीके से लगातार टारगेट करके हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यह पूरा प्रदेश देख रहा है, यह मीडिया भी देख रही है। बिल्कुल, सभी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। ठीक है, आएंगे मनोज जी आपके पास, मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, मनोज जी का रुक कर लेंगे, मनोज जी जवाब देंगे। आताताई की मुस्कुराहट ऐसे ही होती है। ठीक है, आताताई और अहंकार का अंत दो जगह जनता ने किया है। मनोज जी देखिए, अब मुश्किलें आपकी बढ़ने वाली हैं। चाचा भतीजे दोनों एक हो गए हैं और इसका नतीजा क्या रहा मैनपुरी में देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल जी मनोज जी, आवाज नहीं आ रही है। मनोज जी की आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, मनोज जी आपकी आवाज ठीक करवा रहे हैं। मनोज जी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो मनोज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बीजेपी की अक्सर बंद हो जाया करती है, कई डिबेट में मैंने देखा है। मनोज जी, यही है सवाल, यही है कि अब आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चाचा भतीजे एक हो गए और इसका नतीजा क्या कर रहा, परिणाम आज जो आ रहा है मैनपुरी, जो नतीजे आ रहे हैं वो देखा जा सकता है। अमिताभ, कोई मुश्किलें बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए कहावत है, खिसियानी बल्ली खंबा नोचे। अब ये करेंगे क्या? इनके पास एक ही हथियार है, सत्ता का दुरुपयोग। सत्ता का दुरुपयोग करेंगे ईडी, सीबीआई, समाजवादी पार्टी जेल से डरने वाली नहीं है, आंदोलनों से डरने वाली समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी का, ठीक है विनय जी आ गया आपका जवाब आ गया। मनोज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मुझे मिल पा रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मनोज जी, मुश्किलें आपकी बढ़ने वाली हैं, ये हम कह रहे हैं, क्योंकि आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं मैनपुरी लोकसभा में जो उपचुनाव हुए उसके नतीजे आ रहे हैं, एक बड़ा मार्जिन, आसपास आप नजर नहीं आ रहे कहीं। तो मुश्किलें बढ़ने वाली क्यों? आप बताइए ना, रामपुर की सीट जो हाथ है इनके गई है, क्या उसको आपको नहीं लगता कि रामपुर में जो पिछले इतने दिनों से जो आजम खान साहब का जो वहां पे पूरा दबदबा रहा और जो वहां पे अत्याचार हुए जनता के ऊपर, अब वो रामपुर खाली करवाया। आप ये देखिए, इससे पहले आजमगढ़ देखिए, इससे पहले और जो चुनाव वहां के आप देख लीजिए क्या रही। तो मेरा मानना ये है, नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि तब चाचा भतीजे एक नहीं थे, तब दोनों के बीच में दरार थी। चाचा अपनी अलग राह देख रहे थे, भतीजा अपना अलग राह देख रहे थे, और अब दोनों एक हो गए हैं, कुनबा एक हो गया है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये देखिए, जनता अब 33 साल बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा इतिहास बदल दिया उत्तर प्रदेश में। समझ लीजिए, तो वहां भी हल से 5 साल आप, 5 साल कोई और, 5 साल फिर कोई और, डिजिटल की तरह। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई सरकार 33 साल बाद रिपीट हुई, और वो रिपीट इनके चाचा भतीजे के इकट्ठे और साथ रहने की वजह से नहीं, जो योगी जी का जो कार्यकल्प है और जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, उसको लेकर
तो मेरा मानना ये जीते है हैं और रामपुर अगर आप जीते हैं तो पूरे प्रदेश में वो विभक्त नंगा नाच। चलिए ठीक है, आएंगे आएंगे विनय जी, आएंगे आपके पास। मनोज जी आपका भी रुख करेंगे, अमिताभ जी आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ रामपुर से हमारे संवाददाता शारिक सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए। शारिक, क्या कुछ अपडेट है रामपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, रामपुर में दोनों ही पार्टियों ने जो शुरू में मतगणना शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे रहे थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने जीत हासिल करी है। जी बिल्कुल, तो रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा ने अपनी हार का ठीकरा स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर मढ़ा है। आसिम राजा ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। तो आसिम राजा ने यह बड़ा आरोप लगाया है और अपनी हार का ठीकरा स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर मढ़ा है। यह कहा है कि दरअसल यह सुनियोजित तरीके से उनको जानबूझकर हराया गया है और भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि दरअसल प्रशासन की मिलीभगत थी बीजेपी के साथ। क्या कुछ कहा वो सुनिए आप पहले। जो 20 राउंड शुरू किए थे जिसमें हमारी बढ़त 5-6 हजार की थी, यहाँ हमारी बढ़त 50-60 हजार की होती थी हमेशा। अभी फरवरी 2022 के चुनाव में हमारी बढ़त इन बूथों पर 70 हजार की थी। आप देख लें, ये 70 हजार की बढ़त 7 हजार पे लाने का काम रामपुर की खाकी वर्दी ने किया है। इन सबको शर्म आना चाहिए, इन सबको डूब मरना चाहिए कि इन्होंने लोगों के वोट का अधिकार छीन लिया, अपनी ताकत की वजह से छीन लिया, अपने डंडे की वजह से छीन लिया। हमने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है, पूरी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है। आपने कि किस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अमिताभ जी आपका रुख करेंगे। अभी आपने ये बयान सुना, साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर आरोप मढ़े जा रहे हैं और इसके साथ ही अगर उत्तर प्रदेश में जो 2 विधानसभा और 1 लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ, इन तीनों सीटों के नतीजों को देखा जाए तो आपका नजरिया क्या कुछ कहता है? नजरिया यह कहता है कि समाजवादी पार्टी जो है फिर से जी अमिताभ जी बोलिए आप। हाँ, आवाज आ रही है? जी अमिताभ जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, पासवान जी वापस आ गए। अगर अखिलेश जी पिछले चुनाव में ही उनको वापस ले आके मना कर दिया और उनके साथ होंगे और वो जीत जाएंगे। लेकिन अब पुनः जब दोनों मिल गए हैं तो समाजवादी पार्टी अब धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएगी। चिंता भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ेगी। और यहाँ पुलिस प्रशासन पे आरोप की बात है तो ये कोई भी चुनाव के वक्त जो सत्ता में होता है उसके ऊपर आरोप लगता ही है। बिल्कुल, चलिए अमिताभ जी आपको यहाँ पर रोकेंगे। आपकी आवाज़ में भी कुछ दिक्कत आ रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। और उधर गुजरात में बीजेपी की जीत पर जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है और इधर ये 4 तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम हो गए कामयाब, किस तरीके से लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, नाचते गाते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप जीत की मुस्कान देख सकते हैं, किस तरीके से लोग गदगद हैं। भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत से गदगद लोग नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में लोग ढोल की थाप पर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। लोगों में किस तरीके से खुशी का माहौल है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार इतिहास रचा है गुजरात में। जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया जा रहा है, तो अगर ये कहा जाए कि इनकम्बेंसी शब्द को ही बीजेपी ने हराया है तो शायद गलत नहीं होगा। चौथी तस्वीर, जीत का गरबा, किस तरीके से महिलाएं गरबा करती नजर आ रही हैं। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी की 3 तस्वीरें हैं। ये उत्तर प्रदेश की 3 तस्वीरें हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे शिवपाल सिंह यादव, जो कि अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। दामन थामने से पहले वो किस तरीके से
नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचे और वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ये तस्वीरें हैं, वो भी वहां पर जाकर के अपने स्वर्गीय पिता को नमन करते नजर आए। और तीसरी तस्वीर आदित्य यादव की है, जो कि शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं, वो भी उनके साथ मौजूद रहे। तो ये तीन तस्वीरें हमने अलग अलग दिखाई। अमिताभ जी, आपका रुख करेंगे। आप ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को अब सोचना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी का कुनबा एक होने से जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी को और मजबूती मिलेगी। जो कार्यकर्ता बिखरे हुए थे अब वो एक होते नजर आएंगे। क्या ये एकता या ये एका 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी मुसीबत खड़ी कर सकती है क्या? चलिए अमिताभ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मिल पा रही है, टेक्निकल दिक्कत कुछ आ रही है। विनय जी, आपका रुख करेंगे। क्या भूमिका होगी अब चाचा शिवपाल सिंह यादव की? क्योंकि तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ऐसी तस्वीरें पहले भी कई दफा देखने को मिली हैं। हालांकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय नहीं हुआ था, लेकिन एकता की बात सामने आई, एक साथ खड़े होने की बात सामने आई। लेकिन अब जिस तरीके से अपनी पार्टी का विलय करा दिया है शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी में, और अब समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर एक बार फिर से वो जाने जाएंगे, भूमिका क्या निर्धारित की जाएगी समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, भूमिका क्या होगी क्या नहीं होगी, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और शिवपाल जी बैठ करके तय करेंगे कि उनकी भूमिका क्या होगी। और ये जरूर है कि माननीय शिवपाल जी के समाजवादी पार्टी में विलय करने से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा। मनोज जी, किस तरीके से रोकेंगे अब सपा को? पार्टी मनोज जी बोलने लगा रामपुर की वजह से। नहीं, मनोज जी को बात रखने दीजिए। आवाज ही नहीं आ रही है। मनोज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही आवाज आ रही है आपको? जी, मिल पा रही है। आप किस तरीके से समाजवादी पार्टी को रोकेंगे आप? क्योंकि आप पर यह भी आरोप लगता रहा कि दरअसल आप परिवार में दरार डालने का काम भी करते हैं। पार्टी रोकती नहीं है, रोकती जनता है। हम तो जनता के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम करती है। माननीय योगी जी, आप ये देखिए हर वर्ग के लिए हम लोग काम करते हैं और हमारे काम करने का ही नतीजा है। चलिए मनोज जी, आपको यहां पर रोकेंगे। और ये ट्वीट आया है अमित शाह जी का, इस ऐतिहासिक जीत पर गुजरात की जनता को नमन करता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में मिले इस भव्य जीत पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल जी को और भारतीय जनता पार्टी गुजरात के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। यह अमित शाह जी ने ट्वीट किया है। इस ऐतिहासिक जीत पर गुजरात की जनता को नमन करता हूं। नमन करते हुए उन्होंने कहा है यह शानदार जीत बताई है और जेपी नड्डा जी को भी उन्होंने बधाई दी है। इसके साथ ही सीआर पाटिल साहब को भी बधाई दी है। यह बड़ी जीत बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। और इस जीत को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने यह ट्वीट किया है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के सभी कार्यकर्ताओं का भी उन्होंने आभार जताया है, धन्यवाद किया है। और इस ऐतिहासिक जीत पर गुजरात की जनता को उन्होंने कहा कि मैं नमन करता हूं। और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। जी मनोज जी, आप अपनी बात रखिए। बिल्कुल अच्छी चीज है और आप तो पुराने रिकॉर्ड के सारे रिकॉर्ड मिल गए और पिछले 27 से गुजरात भारतीय जनता पार्टी काज कर रही है और हमारी नीयत और स्पष्ट है, इसीलिए वहां पे हमें मैंडेट मिला है और उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। रही बात उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी तक ये कह रहे थे कि 2 विधानसभा चुनाव हुआ है
वो विधानसभा चुनाव गलत तरीके से हो गया है और आपकी मशीनें खत्म की और वो मशीनें बदल दी, उस हार को आज ठीक रहा अभी भी तो है। केशव जी ने भी ट्वीट किया था, मनोज जी, केशव जी ने भी ट्वीट किया था। तो मेरा मानना ये है कि अगर जीत जाए तो सब ठीक और हार जाए तो ईवीएम खराब, तो कहीं ना कहीं तो ये बात, हार गए तो पुलिस प्रशासन ने हरा तो चुनाव, तो इसलिए ये दलीलें सबकी निकलती नहीं और आपके कुशासन को उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। तो मुजफ्फरनगर कांड, जिस कांड से पूरा उत्तर प्रदेश सहम गया था, वो लोगों के तक निकला नहीं। तो मेरा मानना है कि आप ये समझ लीजिए कि क्योंकि मैनपुरी इनका ऐसी नेताजी की सिंपैथी, इसलिए इतना नहीं गया इनको। बाकी आप रामपुर में देख लीजिए, बाकी और चीजें और जगह आप देख लीजिए, हालत बहुत अच्छी नहीं है। खतौली का क्या कहेंगे? खतौली का तक आया नहीं, मुझे लगता है तो चल रहा है वहाँ। हाँ, चल रहा है, लेकिन वहां पर भी बढ़त बनी हुई है आरएलए की। अमिताभ जी, आवाज आ रही है अब आपको? जी अमिताभ जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो जीत हुई है मैनपुरी में, ये नेताजी मुलायम सिंह यादव के प्रति श्रद्धांजलि के तौर पर देखी जा रही है, लेकिन जब मतदान हुआ था उससे पहले भारतीय जनता पार्टी इस बात का जोर शोर से दावा कर रही थी कि दरअसल अब असर पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी के ऐतिहासिक कामों को जो कि सरकार ने किए हैं उन पर मतदाता अपना मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत मिलेगी। लेकिन जीत का इतना फासला मुझे लगता है कि ऐतिहासिक होगा। निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा और खतौली में भी बहुत बड़ी जीत की ओर ये लोग बढ़ रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे अभी जोर है इनका और भारतीय जनता पार्टी कभी यह ना समझे कि उनकी जमीन बहुत मजबूत है। उत्तर प्रदेश में सपा की जमीन है, बनी हुई है। अखिलेश यादव अगर गलती नहीं करते पिछले चुनाव में और अपने चाचा को साथ लेकर चले होते तो बहुत अच्छी टक्कर हुई होती, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का अनुभव भी जो है चुनावों में बहुत तगड़ा रहता है। इन्होंने अपने को तोड़ लिया और उस बंटवारे की वजह से इन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा था और मैनपुरी में तो इसका असर काम किया है। देखिए अभी भी जो उत्तर प्रदेश के खास करके जो ग्रामीण इलाकों की जनता है ना, वो अभी भी उन्हीं पुराने तौर तरीकों पे टिकी हुई है। उससे कई बार आपको ऐसा लगेगा कि विकास वगैरह से कोई खास लेना देना इन लोगों का नहीं है। इनको जातियां सबसे प्रमुख है गांव के लोगों के लिए। ऐसा लगता है कि हमारी जाति का आदमी जो है वो नेता बनना चाहिए या कुछ इस तरह के भावों में ये लोग रहते हैं। वो बहुत अभी भी देखने को मिलता है। सड़कों की हालत कैसी है, बिजली की हालत कैसी है, पानी की हालत, स्कूल कैसे है कि नहीं है। अमिताभ जी यहाँ पर रोकेंगे, एक और ट्वीट सामने आया है अमित शाह का। गुजरात ने खोखले वादे, रेवड़ी व तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को नकार कर विकास और जन कल्याण को चरितार्थ करने वाली नरेंद्र मोदी जी की भाजपा को अभूतपूर्व जनादेश दिया है। ये ट्वीट सामने आया है गृह मंत्री अमित शाह का। और तीसरा ट्वीट उन्होंने किया है, इस प्रचंड जीत ने दिखाया है कि हर वर्ग, चाहे महिला हो, युवा हो या फिर किसान हो, सभी पूरे दिल से बीजेपी के साथ हैं। गुजरात ने हमेशा इतिहास रचने का बड़ा काम किया है। पिछले 2 दशक में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात में विकास के सभी रिकॉर्ड को तोड़े हैं और आज गुजरात की जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद देकर जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह बड़ी बात कही गई है। और ठीक है, तो सीधा रुख करेंगे अमिताभ जी, अपनी बात पूरी करिए आप। जी, जो बात अभी अमित शाह जी ने कही है और गुजरात में बड़ी जीत है, उनको बहुत बधाई है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा को अब सतर्क होना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ विश्लेषण हम देख रहे थे कि आप पहली बार जब लड़ रही है और वहां पे उसने ट्राइबल वोट पे बहुत अच्छा जो है गेन किया है उसने। अभी ज्यादातर हिस्सा तो उन्होंने कांग्रेस का लूटा है, लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि ट्राइबल बेसिकली आप देखिए कांग्रेस के ही वोट रहे हैं, भाजपा के वोट नहीं रहे हैं। अब जाके धीरे धीरे उसकी पैठ बनती है। तो ग्रामीण इलाके और ट्राइबल इलाके में कांग्रेस को अपने आप वोट मिलते रहे हैं। इस बार चूंकि कांग्रेस ने बिल्कुल संघर्ष नहीं किया,
हो सकता है अंदर खाने आपके साथ कुछ उनका खेल चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने गुजरात में कुछ खास नहीं किया। तो आपने इतना तगड़ा डेंट दिया है, आप देखिए आपका वोट परसेंटेज किस कदर आगे बढ़ा है। यदि आप लगातार काम करती रहती है तो अगले चुनाव में भाजपा को तैयार रहना पड़ेगा आपका मुकाबला करने के लिए। ये हम इसमें बहुत स्पष्ट देख रहे हैं गुजरात में। ठीक है अमिताभ जी, और एक ट्वीट और आपको हम दिखाते हैं। इस दौरान दरअसल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है, गुजरात चुनावों में बीजेपी के ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास, सुशासन और लोक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता की जीत है। तो ये ट्वीट में जेपी नड्डा ने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिली इस भव्य जीत पर अमित शाह जी, भूपेंद्र पटेल जी, सीआर पाटिल जी और गुजरात भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। गुजरात चुनावों में बीजेपी के ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास को लेकर के ये जीत बताई जा रही है। गुजरात ने पिछले 2 दशक में मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आगे ये लिखा है, और आज गुजरात की जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद देकर जीत का नया कीर्तिमान रचा है। जेपी नड्डा ने यह ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए ये सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ग ने पूरे दिल से बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया है। और एक और ट्वीट आया है सामने, उसमें उन्होंने कहा है कि यह बीजेपी के नीतियों की जीत है। दूसरा जो ट्वीट सामने आया है वो है सीएम योगी का। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में विजय सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर के सीट पर पहली बार विजय प्राप्त की है। सीएम योगी ने ट्वीट करके ये बात लिखी है और इसके लिए श्री आकाश सक्सेना समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई एवं जनता जनार्दन के प्रति आभार, ये बात लिखी गई है सीएम योगी की तरफ से। पहली बार जीत पर बधाई दी गई है और खुशी जाहिर की गई है। सीधा रुख करेंगे शारिक सिद्दीकी का, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। शारिक, आवाज मिल पा रही है आपको? जी शारिक, देखिए बधाई भी दे दी गई सीएम योगी की तरफ से। आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन बीजेपी पर लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जीत भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती हासिल की है, बल्कि जनता की तरफ से जीत मिली नहीं है। असल तस्वीर क्या है वहां जीरो ग्राउंड का अगर हम जिक्र करें तो क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो लगातार जो अधिकारी हैं उन्होंने जिस दिन मतदान होता उस दिन लोगों को जो मतदान करने के लिए जागरूक करा था। अधिकारियों ने मतदान भी करवाया गया था। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात था। शांतिपूर्ण तरीके से रामपुर में जो है चुनाव संपन्न हुआ था। उसके बाद फिर जो था, जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन इससे पहले भी आरोप लगाए जा चुके हैं। लेकिन तस्वीर सबके सामने है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल करी है और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने लगातार जनता के बीच गए थे और जो था कई जनसभाएं भी करी थी, और जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने रामपुर पहुंचे थे और मतदान को लेकर भी लोगों को जागरूक करा था कि मतदान करने के लिए भी अपील करे थे, जिसका साफ तौर से जो था मतदान भी हुआ था, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ था। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उनके द्वारा एक शिकायत, आसिम राजा के द्वारा एक शिकायत भी दी गई है। शिकायत देने के बाद जो इस पर जांच हुई और जांच के बाद जो भी कार्यवाही करके आगे प्रशासन की ओर से करा जाएगा। जी बिल्कुल, आरोप लगाए गए हैं और जांच की भी बात कही जा रही है। विनय जी, अगला कदम क्या होगा आपका? आरोप तो आप लगा रहे हैं लेकिन सीएम योगी ने भी बधाई दे दी है और पहली बार रामपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है। ऐसे में बीजेपी में तो खुशी की बात है ही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक व्यक्ति को बधाई नहीं दी, वो पुलिस प्रशासन और इस अमले को जो सत्ता के जो सत्ता पक्ष के जो पुलिस प्रशासन थी, जो सत्ता की मशीनरी थी, उनको बधाई नहीं दिया। वो शायद भूल गए क्योंकि उस जीत के असली हीरो वही हैं। और रही बात जो खतौली की सीट भी हम जीत ही गए हैं, या परिणाम आ गया होगा। और जिस तरीके से मैनपुरी में हम प्रचंड जीत। ठीक है विनय जी, रोकेंगे। क्या और ट्वीट सामने आया है सीएम योगी का? उन्होंने कहा है गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की विराट विजय आदरणीय पीएम मोदी के विकास, सुरक्षा एवं सुशासन के प्रति जनता जनार्दन के अपार स्नेह की अभिव्यक्ति है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा है, इस प्रचंड विजय के लिए पीएम मोदी सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं व जनता जनार्दन को हार्दिक बधाई। तो सीएम योगी ने बधाई दी है।
गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर के ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है और ट्वीट करके ये सारी बातें लिखी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एवं सुशासन के प्रति जनता जनार्दन के अपार स्नेह की ये अभिव्यक्ति है, ये जो जीत मिली है। विनय जी अपनी बात रखिए, कंप्लीट करिए। हाँ, अभी माननीय केशव जी ने भी एक ट्वीट किया था, शायद बाद में उसको डिलीट कर दिया। उन्होंने लिखा है, साफ साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के परिणाम आने वाले समय में राजनीति को जो है राजनीति की दिशा तय करेंगे। तो बाद में पता नहीं क्यों उन्होंने डिलीट कर दिया, यानी तो यह परिणाम जो है जिस तरीके से विनय जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है। देखिए सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं रामपुर में आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर, यदि रामपुर में प्रशासन ने कुछ गड़बड़ी की है तो वो खतौली में भी की जा सकती थी, वो मैनपुरी में भी की जा सकती थी, क्योंकि यहाँ पर भी सरकार तो बीजेपी की है, ऐसा तो है नहीं कि जिले में बदल गई सरकार। देखिए आप लोग जो है, आप लोगों ने भी वो चेहरे देखे हैं। लोकतंत्र की जो गंदी तस्वीर पेश की है भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी सारे पत्रकारों ने, सारे मीडिया वालों ने देखा है किस तरीके से कर्फ्यू जैसा माहौल रामपुर में बनाया गया था। शुरू से ही माननीय आजम खान जी को टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। खतौली में भी ऐसा नहीं है कि नहीं किया इन्होंने, लेकिन खतौली में कहीं न कहीं जो है वहां के कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़े थे, और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ जो दुर्व्यवहार रामपुर में किया गया, डराया गया, धमकाया गया और रामपुर को अलग तरीके से टारगेट किया गया। ऐसा नहीं है कि मैनपुरी में प्रयास इन्होंने नहीं किया था, मैनपुरी में भी पूरा प्रयास किया था, लेकिन जब सत्ता के साथ जनता है नहीं इस समय, इनके जो खोखले वादे रहे, जो इनके झूठे वादे रहे, इन्होंने जो वादा करके चुनाव जीता, टैबलेट देंगे छात्रों को, किसानों का गन्ने का भुगतान करेंगे, महंगाई को खत्म, तमाम ऐसे वादे किए थे। सारे वादे इनके कहीं न कहीं खोखले थे। महंगाई थी, इस वजह से जनता इनके साथ नहीं है, लेकिन हाँ सत्ता और पुलिस इनके साथ है और इन्होंने उसका खुल के उपयोग किया। नतमस्तक आयोग भी इनके साथ है। ठीक है, आने वाला समय 2024 में बताएगा। आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं विनय जी, जिस आयोग पर आप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उसी आयोग के जरिए आपकी कुछ सीटों पर जो जीत हो रही है उसका आप स्वागत करेंगे? जी देखिए, यह लोकतंत्र है। हाँ। लोकतंत्र को मजबूत सुन लीजिए, लोकतंत्र को मजबूत करने का दायित्व तो कहीं न कहीं चुनाव आयोग का होता है। हाँ। चुनाव आयोग को चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकल करके वोट डालें, इसके लिए अभियान चलाना चाहिए। न कि जहां पर 50%, 60% वोट पड़ता है वहां पर 32% वोट आकर के पड़ता है। ऐसा क्या कारण है? ये आज तक के इतिहास में कभी रामपुर में इतना कम वोटिंग हुआ है? अब वो देखा गया है कि यह वोटिंग क्यों कम हुआ है, किस तरीके से भय का वातावरण बना करके लोगों को परेशान करने का काम किया गया है। समाजवादी पार्टी को हराने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे मैनपुरी हो, चाहे खतौली हो, चाहे रामपुर हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस प्रचंड जीत के आगे, इस आंधी के आगे मैनपुरी में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बह गई, उड़ गई। इस वजह से वहां पर इनका चला नहीं, और यहाँ पर चूंकि इन्होंने वोट डालने से लोगों को रोक दिया था, कम परसेंटेज पे वोट पड़े थे, इस वजह से यह परिणाम कहीं न कहीं दूसरा हुआ। खतौली में रोक नहीं पाए थे क्योंकि वहां पर जितने भी किसान थे वो सड़क पर आ गए थे वोट डालने के लिए। मनोज जी, आपने प्रयास तो तीनों जगह किया, लेकिन 2 जगह विफल हो गए, एक जगह सफल रहे। यही वजह है कि वहां पर कम मतदान हुआ और आपकी जीत वहां पर सुनिश्चित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है। हाँ। जितने भी उपचुनाव है वो आपके सामने उनका परिणाम है। वो जो समाजवादी पार्टी के गढ़ थे वो ध्वस्त हो गए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनके विनय की बातें हैं, बात को मैं कोई वो सब बातें हैं, तो मतलब निकलता नहीं है। इसलिए मैं इनका बीपी बढ़ाया, मैं अपना ही बढ़ा लूं, ये कोई फायदा का जनता जानती है अब सच क्या है और झूठ क्या है। अभी तक तो ये विधानसभा की उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाए, नया सदमा और कहां से झेलेंगे। इसलिए मेरा ये भारतीय जनता पार्टी काम पे विश्वास करती है, विकास पे विश्वास करती है और चीजों को चलाती है। वही समाजवादी पार्टी है जहां पर लाइट सिर्फ रामपुर और
मैनपुरी और उधर ही आती थी और कहीं नहीं आती। माननीय योगी उत्तर प्रदेश में आते ही पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे लाइट थी और वही लाइट चल रही है आज भी। तो जो कानून व्यवस्था है, एक आम आदमी को कानून व्यवस्था से मतलब है। जो गरीब आदमी अपनी तनख्वाह लेके घर नहीं पहुंच पाता था, जिसकी तनख्वाह रास्ते में लूट ली जाती थी, आज वो इत्मीनान से सिर उठा के जी पाता है। तो और आज देखिए ये सब कैसी की बातें, बातों पे मतलब निकलता नहीं है। आज मान लो शिवपाल जी आ गए, या क्यों कई शिवपाल जी तो 50 सीट मांग रहे थे, उन्होंने नहीं दी थी। आज जब चुनाव की बात आई तो अखिलेश जी जाके शिवपाल जी के पैर छू रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो ये सब मतलबी लोग हैं। बात को प्रदेश की जनता भली बात से समझती है। चलिए ठीक है, जनता समझती है और वो जनता अपना निर्णय भी दे देती है। अमिताभ जी, ये आरोप जो लगाए जाते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी हार रही है, ये आरोप लग रहा है, देखिए बीजेपी भी लगा रही है कि जहां पर उनके कई नेता पहले भी लगा चुके हैं कि जहां पर समाजवादी पार्टी हारती है वहां पर ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया जाता है, पुलिस प्रशासन पर फोड़ दिया जाता है, और जहां पर जीतती है वहां पर वो कहती है सब कुछ ठीक ठाक रहा। ये बहुत अपरिपक्व बयान है। इस तरीके से इनको बयान देना भी नहीं चाहिए। और जो संवैधानिक संस्था है उसके ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? आप अपनी कमजोरियों को जाहिर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी अपनी कमजोरी ठीकरा दूसरे के ऊपर आप फोड़ रहे हैं। जब आप जीत रहे हैं एक जगह पे, तो वहां पे जिनके पास सत्ता है और पुलिस है तो वो तो हर जगह जीत जाएगा। फिर आप कहीं नहीं रोक सकते उसको। वही जनता वहां पे भी, वही जनता वहां पे भी। और इस तरह की आरोप लगाना, ये अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश है। आप कमजोर हैं वहां पे, इसलिए आप हारे। आपने लोगों के बीच काम नहीं किया है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूँ, समाजवादी पार्टी के शासन में आप देखिए कि आम जनता का क्या काम हुआ। कितनी बुरी हालत थी पूरे स्टेट की, बहुत बुरी हालत थी। दिखाने वाले 2-4 काम जरूर हो रहे थे, लेकिन हालत इतनी खराब होती थी और भ्रष्टाचार इतना प्रचंड अवस्था में हुआ करता था कि उसको संभालना मुश्किल था। आज वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बात है कि जिस जनता से आप वोट लेना चाहते हैं उसका एक काम आप नहीं करेंगे ढंग से, और आपकी जब सत्ता है उसे धमकाएंगे, डराएंगे, तो वो कैसे आपके साथ रह सकती है? आपके साथ वही जनता रहती है जो आपको अपनी जाति का समझती है या आपको अपना सहायक समझती है। इनको तो हम पे भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इन्हें चाहिए कि जो विश्लेषण कर रहा है उसको ध्यान से सुने। हम अपने अनुभवों से बता रहे हैं, उससे अगर ये सबक लेते हैं तो अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही ये जबरदस्ती करके जीतने वाले बनेंगे। और इनकी हमेशा कोशिश होगी कि बूथ कैप्चरिंग की जाए, लोगों को वोट न देने दिया जाए। इस तरह के कामों में ये लिप्त रहेंगे। तो बेहतर होगा कि समझें, अपनी अवस्था को समझें और लोकतंत्र का सम्मान करें, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें, तो ये आगे बढ़ेंगे। विनय जी देखिए, हाँ बिल्कुल, अमिताभ जी ने जो बातें कही मुझे लगता नहीं कि गलत है। आप देखिए किस तरीके से बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा था, किस तरीके से अधिकारियों के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। ये इस बात को तो आप नकार नहीं सकते हैं, ये तो सच्चाई है। देखिए ये अमिताभ जी जो भी पत्रकार साहब बात कर रहे थे, ये नतमस्तक पत्रकार है। ये नतमस्तक पत्रकार नहीं, देखिए ये टैग आप नहीं देंगे, ये टैग आप नहीं देंगे विनय जी, ये टैग आप नहीं देंगे, ये टैग आप नहीं देंगे। ये सच्चाई नहीं है क्या? नहीं, ये सच्चाई नहीं है क्या? आप बताइए, जब सत्ता में रहते हुए किस तरीके से आजम खान का जो बयान सामने आता था, इन्होंने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी के समय में कोई काम नहीं हुआ, एक आध काम छोड़ करके आप गिना दे, हम काम आपको गिनाए? अरे हुआ है ना काम, हम बताते हैं क्या काम हुआ है। हम बताते हैं उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चला, उत्तर प्रदेश में हत्याएं हुई, उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुए, हम बताते हैं काम हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। किसी ने काम किया है तो समाजवादी पार्टी में की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया। ये इस तरह की बातें करते हैं चैनल पे बैठ करके। आप यहीं से अमौसी से चल दीजिए। और अभी आप देखिए, एक सम्मानित पत्रकार का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, और तो उम्मीद क्या की जाएगी आपसे? बाकी उत्तर प्रदेश में हर जगह अगर किसी ने काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया। बिजली की बात अभी मनोज जी कर रहे थे, बता दें 2008 में कितनी मेगावाट क्षमता थी। जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो उत्तर प्रदेश में कितनी मेगावाट क्षमता उत्तर प्रदेश में बिजली की थी। 2017 में जब सरकार गई है तो कितनी मेगावाट क्षमता, आज कितने मेगावाट क्षमता है। जब सरकार 2012 में बनाई गई है, विनय जी का मुझे लगता है बीपी बढ़ गया इनका, बीपी बढ़ गया इनका, विनय जी का बीपी बढ़ गया है। इनको बोलो जरा कि ये पार्टी तो आती रहेगी जाती रहेगी, आप ठीक रहने चाहिए, स्वस्थ रहने चाहिए। आप शर्म नहीं आती है बैठ करके ऐसे
विनय जी रुक जाइए, विनय जी रुक जाइए। देखिए शर्म किसको आती है, शर्म किसको कौन मुंह छिपाएगा, वो जनता अपने जनादेश में दे देती है और बता देती है। आपको सुन लीजिए, आपने इतना काम किया था, क्या वजह थी जनता ने आपको नकार दिया? क्या वजह थी? आप अमिताभ जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है, अमिताभ जी ने बिल्कुल ठीक बात ये कही है कि आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आपके यही शब्द ने आपको आज यहाँ पर पहुंचा दिया है। डकैती हो रही थी, खुलेआम लूट मच रही थी, खुलेआम बलात्कार हो गए थे। आपने काम किया, उससे मुकरा नहीं जा सकता है। सुन लीजिए, हाँ मैं क्या, अरे भाई अमिताभ जी भी मानेंगे काम किया, जो काम आपने किया, लेकिन अमिताभ जी की बातों को आप पूरे समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा आपने जो काम किए वो तो ठीक है, जो काम नहीं किए क्या वजह थी? नहीं, ये गलत बात। ये टैग लेने की जरूरत आपसे नहीं है। देखिए, ये टैग आप नहीं दे पाएंगे, ये आप टैग दे रहे हैं, लेकिन ये जरूरत नहीं है आपकी। सुन लीजिए, क्या आप सवाल का जवाब दीजिए। बहुत सीधा से सवाल, बहुत सीधा से सवाल कर रहा हूँ, बहुत सीधा से जवाब। ठीक है। सुन लीजिए, बहुत सीधा से सवाल कर रहा हूँ, बहुत सीधा से सवाल है। अब विनय जी सुन तो लीजिए, बहुत सीधा से सवाल है। सत्ता में रहते हुए आजम खान ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था अधिकारियों के लिए, क्या वो जायज था? क्या केवल इतना, हाँ या ना? आप सिर्फ ये बताइए कि क्या जिस तरीके से मतदान हुआ है, जिस तरीके से पहले बयान या मतदान, फिर गोल घुमा रहे हैं विनय जी। आपके पास जवाब नहीं होता है, और आप बता रहे हैं पहले मतदान या बयान। विनय जी पहले आप ये बताइए, पहले मतदान या बयान? अरे मतदान सबसे जरूरी चीज है। अब बयान कौन सा ऐसा? तो बयान किसने दिया? पहले आपने बयान दिया ना। मतदान जनता, सुन लीजिए पूरी बात, अब सुन लीजिए। जनता ने आपको सराखों पर बिठाना था, आपको पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता काबिज में बैठाना था, सत्ता दिया था, और आपने उसके बाद क्या किया? इस तरीके से अधिकारियों के बयान दिए, इस तरीके से जनता को प्रताड़ित किया गया नेताओं की तरफ से, कुछ नेताओं की तरफ से। उसके बाद फिर मतदान हुआ, तब जनता ने आपको सही जगह पहुंचाया। अधिकारियों ने इस चुनाव में कौन से सराहनीय काम किए हैं आप बता दीजिए। बता रहे, ठीक, सुन लीजिए, रुक जाइए। रामपुर चलते हैं, सीधे आपको रामपुर लिए चलते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, रामपुर लिए चलते हैं आपको। रामपुर की क्या हकीकत है वहां लिए चलते हैं। शारिक, जिस तरीके से आजम खान का जो बोलबाला चलता था, जो सिक्का चलता था, क्या यह सच नहीं है क्या कि जब वो सत्तासीन थे तो वहां की जनता भी, कुछ जनता, सारी नहीं ये भी ये कह रहे हैं, क्योंकि जो समर्थन में थे वो तो ठीक थे, लेकिन कुछ ऐसी जनता भी थी जो प्रताड़ित हुए हैं वास्तव में, वो आज भी उस दर्द को करा रहे हैं। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी हमने मुलाकात की है, वहां पर गए थे, तो उन लोगों का भी दर्द बहुत है, कुछ है। आजम खान को वो भी कोस रहे हैं। और जिस तरीके से अधिकारियों को बयानबाजी दी जाती थी, अधिकारियों को धमकाया जाता था, क्या ये सारी चीजें गलत हैं क्या? शारिक जी, क्या ये सारी बातें गलत हैं क्या? देखिए, अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो जिस तरीके से लगातार आजम खान के ऊपर वहाँ कई सारे मुकदमे लिखे गए हैं, तो उसमें कई लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम ही हैं, जिन लोगों ने ये शिकायतें दर्ज कराई हैं, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं आजम खान के ऊपर। और अब जिस तरीके से लगातार जो है तुम्हारा एक हेड स्पीच मामले में सजा हुई थी, उसके साथ ही अगर बात करें तो रामपुर के ग्राउंड जीरो पे जिन लोगों से बात की थी, तो कई लोगों द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो इंडिया वॉइस ने लगातार दिखाया और उन लोगों से मुद्दों को उठाया। जी है, और उन मुद्दों को लेकर के ही मतदान किया गया है। तमाम सारी चीजें हैं, जहां गलती है वहां मुझे लगता है विनय जी अपनी गलती स्वीकार करने में कोई गलती नहीं होती है। अगर आपने काम किया है तो उस काम की सराहना होती है, आपने एक्सप्रेसवे बनवाने का काम किया तो उसकी सराहना होती है। आपने जो काम किए, आपने बिजली का जिक्र किया, ठीक है, बिजली आपने लाई, लेकिन उसकी सराहना होती है। लेकिन जहां आप गलत करेंगे तो वहां पर गलत उंगली उठाई जाएगी। ये सरकार को अपने ऊपर आत्मचिंतन की करने की जरूरत होती है, चाहे वो आप हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी सत्ता में हो। उत्तर प्रदेश में जो विकास के आयाम है वो हमने ही किया है। आप देखिए, जितनी सुंदर सड़क लखनऊ से आगरा बना करके हमने दी है, वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बबलिंग सड़क उसका मुकाबला नहीं कर सकती। चलिए, उसका मुकाबला मनोज जी बताएंगे। मनोज जी, साहब, ये समाजवादियों का काम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी ने कोई काम किया, योगेश जी किसी को कुछ सुनने देगा उसके बाद। विनय जी एक सेकंड सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। विनय जी को बात, विनय जी जवाब दे रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं विनय जी।
आप देख लीजिए कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ एक ही काम हुआ, समाजवादी पार्टी का जो विकास हुआ वो किसी का नहीं हुआ। विकास सिर्फ एक परिवार का हुआ, इस यादव फैमिली का परिवार का विकास हुआ, और उत्तर प्रदेश का कोई विकास नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए कितना शानदार एक्सप्रेसवे दिया है। लखनऊ में जो इन्होंने विनय जी, आप ये देखिए, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया है। आपको समझ नहीं आ रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा शायद वो इतिहास जो गुजरात मॉडल पूरे हिंदुस्तान में लागू किया। आज उस गुजरात में 27 साल के बाद फिर 5 साल के लिए मैंडेट दिया, और पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। जो काम है, आप कैसी बातें कर रहे हो? चाहे कोई भी काम हो, ये सारे काम समाजवादियों ने किया है। समाजवादियों ने एक ही परिवार का समाजवाद चलता है उत्तर प्रदेश में, वो है यादव परिवार। एक ही परिवार का विकास होता है, वो है यादव फैमिली, और किसी का कोई विकास नहीं, और किसी का कोई काम नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए, आप ये बात भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को उठाकर बताइए। चलिए, विनय जी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मनोज जी, खैर क्या कुछ है और कौन क्या कर रहा है ये सब जनता देख रही है। ये उपचुनाव है और उसके बाद अभी आने वाले समय में चुनाव भी होंगे। विधानसभा के चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव भी होना है। पता चल जाएगा कि कौन किसके लिए काम कर रहा है और जनता किसको कितना प्यार देती है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शारिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से सुबह से ही हम अपडेट दे रहे हैं, जो मतगणना हो रही है, अब जिस तरीके से मैनपुरी का अगर जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी ने किले को फतह कर लिया है। रामपुर में बड़े आरोप लगाए गए हैं कि दरअसल बीजेपी ने पुलिस प्रशासन से मिलकर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जबरदस्ती हराया गया है। उधर खतौली विधानसभा सीट का जिक्र करें तो वहां पर भी आरएलडी के प्रत्याशी की जीत होती नजर आ रही है। फिलहाल इतना ही। आप लगातार पल पल के अपडेट लेने के लिए और मतगणना के पल पल अपडेट लेने के लिए अब देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।